ये उत्तरी रूस में यामल प्रायद्वीप है, जिसे दुनिया का अंत भी कहा जाता है। यह एक दूर दराज का इलाका है जहां लोग तंबुओं में रहते हुए -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। यह वही जगह है जहां आधुनिक दुनिया में खतरे में पड़े एक लोगों का दिल धड़कता है। यामल प्रायद्वीप खानाबदोश नेनेक्स लोगों का घर है, जिनकी आबादी घटकर सिर्फ 70,000 रह गई है। हर पतझड़ में नेनेक्स अपने रेंडियर के साथ दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। सर्दियों के शुरू होने से पहले उन्हें प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी और सबसे गर्म बिंदु पर पहुंचना होता है, जहां वे बस सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सर्दियां बिताने के लिए एक गर्म जगह की आवश्यकता होती है, अन्यथा उन्हें रूस के जमा देने वाले तापमान का सामना करना पड़ेगा, जो -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका कोई स्थायी जीवन नहीं है। उनके पास आश्रय लेने के लिए कोई गर्म इंसुलेटेड घर नहीं है। उनके पास केवल तंबू हैं और पेड़ों की टहनियां जलाकर रूसी ठंड का सामना करना उनके लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए। इसलिए वे सर्दियों में दक्षिण की ओर और गर्मियों में वापस उत्तर की ओर प्रवास करते हैं। अब फिर से सर्दियां आने वाली हैं। रेंडियर और नेनेक्स लोग एक बार फिर दक्षिण की ओर प्रवास करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वे जिस पर यात्रा करते हैं, वे जमी हुई नदियां हर साल पतली होती जा रही हैं। यह सैकड़ों लोगों और रेंडियर को उनके पार ले जाना अत्यंत जोखिम भरा बना देता है। अगर बर्फ अचानक टूट जाए तो यह सभी को इतनी ठंडी पानी में खींच सकती है कि वे हड्डियों तक जम जाएं। परिणाम स्वरूप वे केवल रात में ही यात्रा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात में हवा बहुत ठंडी होती है, इसलिए बर्फ से ढकी नदियों के टूटने की संभावना कम होती है। इस कारण से यह खतरनाक पार करने का रास्ता रात में अधिक सुरक्षित होता है। वास्तव में नेनेक्स के लिए उनके झुंड किसी भी सांसारिक खजाने से अधिक मूल्यवान हैं। उनके झुंडों की भलाई उनके लिए सोने से भी अधिक कीमती है। यदि प्राकृतिक शक्तियों से उनके झुंड खत्म हो जाते हैं तो नेनेक्स स्वयं भी गायब हो जाएंगे। इसलिए उन्हें कभी भी अपने रेंडियर को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हालांकि दुख की बात है कि नेनेक्स चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, आर्कटिक हर साल तेजी से पिघल रहा है और उनके प्रवासन मार्ग एक एक करके गायब हो रहे हैं। यदि वे प्रवास नहीं कर पाते हैं और किसी सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो वे संभवतः ठंड से जमकर मर जाएंगे। जब नदियां जमी होती हैं, तो वे अपने झुंड को स्थानांतरित नहीं कर सकते। यदि वे अपने झुंड को उन गर्म क्षेत्रों में नहीं ले जा सकते जहां घास है, तो हिरन भूख से मर जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सर्दियों में रूस के सुदूर उत्तर में हिरनों को खिलाने के लिए घास नहीं पा सकते। अपने जानवरों को खिलाने के लिए आपको दक्षिण जाना पड़ता है। गर्मियों में इन जानवरों को एक निश्चित तापमान से ऊपर रखना संभव नहीं है। आनुवंशिक रूप से वे ठंड में रहने के लिए अनुकूलित हैं। इसके अलावा उत्तर में अन्य उपयोगी घासों तक पहुंचने के लिए गर्मी के महीनों में हिरणों को दक्षिण से उत्तर की ओर वापस यात्रा करनी होगी। यदि आप उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जाते हैं, तो झुंड के भीतर अशांति उत्पन्न होगी। इसलिए आपको पूरे वर्ष यमल प्रायद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी भागों के बीच अपने हिरणों को ले जाना होगा, अन्यथा वे आपके झुंड को छोड़ देंगे और अपने पसंदीदा फलों की तलाश में उत्तरी ग्रीष्मकालीन चरागाहों में भाग जाएंगे। दूसरी ओर नेनेक्स विस्तारित परिवारों में रहते हैं। प्रत्येक परिवार में लगभग 40 से 50 लोगों का समुदाय होता है और उसके पास लगभग 200 रेंडियर होते हैं। इसलिए नेनेक्स दसियों हजार लोगों के बड़े समुदाय नहीं हैं जो एक साथ रहते हों। वे सभी जीवित रहने के लिए एक ही रास्ता अपनाते हैं, लेकिन उनके झुंड अलग अलग होते हैं। ये खानाबदोश रेंडियर पालक यामल प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। प्रत्येक समुदाय का एक नेता होता है जो प्रवासन के समय का निर्धारण करता है। परिवार के मुखिया झुंड से संबंधित हर चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं और झुंड में हर कोई उनके फैसलों का पालन करता है। यदि आप रूस के यामल प्रायद्वीप की यात्रा करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह मूल रूप से नेनेक्स के स्वामित्व में है। याकुतिया के लोगों की तरह नेनेक्स रूस में रहते हैं, लेकिन वे जातीय रूप से रूसी नहीं हैं। वे इन ठंडी भूमि के सच्चे मालिक हैं। स्लाव लोगों के रूस में आने से भी पहले वे यहाँ थे। हालांकि अब उनकी आबादी का अनुमान 60,000 से 70,000 के बीच है और वे यामल प्रायद्वीप तक ही सीमित हैं। उनका जीवन स्मार्टफोन, फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं से मुक्त है।
वे किराया या बिल नहीं भरते। वे किसी कंपनी में नौकरी नहीं करते और हर दिन काम पर नहीं जाते। वे आधुनिक दुनिया की शर्तों के बजाय अपनी परंपराओं के अनुसार जीते हैं। वे केवल खानाबदोश जीवन जानते हैं, जिसमें वे तंबू लगाते हैं और अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। तंबू लकड़ी के खंभों को एक साथ जोड़कर बनाए जाते हैं। औसतन प्रत्येक तंबू में 30 खंभे होते हैं। खंभों को ऊपर से जोड़ा जाता है और नीचे एक वृत्त बनाने के लिए फैलाया जाता है। ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से बंद नहीं होता है और लकड़ी के स्टोव की चिमनी के लिए एक छेद होता है। फिर तंबुओं को हिरण की खाल की कम से कम 2 परतों से ढक दिया जाता है। टेंट को गर्म रखने के लिए अंदर लकड़ी के स्टोव लगाए जाते हैं। इन स्टोवों का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। इससे अंदर का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। हालांकि स्टोव के बावजूद बाहर चाहे जितनी भी ठंड हो, अंदर का तापमान गिर जाता है। अगर पुरुष पर्याप्त लकड़ी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं और स्टोव बुझ जाते हैं, तो हिरण की खाल की 2 परतों के बावजूद तापमान 0 से नीचे चला जाता है। बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क टेंट में रखा रेडियो है। इनके माध्यम से वे बाहरी दुनिया से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। उनकी आहार में अधिकतर रेंडियर और खरगोश का मांस शामिल होता है। रूस की करकराती ठंड में सब्जियां लगभग नहीं उगती हैं। इस कारण से नेनेक्स हर भोजन में मांस खाते हैं। वे मांस के शोरबे से बना सूप भी पीते हैं। जो बात असामान्य है वह यह है कि ये लोग पकाया हुआ और कच्चा दोनों तरह का मांस खाते हैं। यदि आप नेनेक्स के तंबू में मेहमान हैं, तो आप देखेंगे कि पके हुए भोजन के साथ साथ कच्चा मांस भी परोसा जाता है। इसके अलावा याकुतिया के विपरीत यह मांस जमे हुए नहीं होता है। जब वे किसी जानवर को काटते हैं तो वे मांस को ताजा रहते हुए ही तुरंत खा लेते हैं। नेनेक्स के लिए यह मांस बेशक रेंडियर का मांस होता है। दूसरी ओर महिलाएं तंबू के अंदर लगभग हर काम के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनमें अंदर का तापमान गर्म करना, बच्चों की देखभाल करना, खाना पकाना और जानवरों की खाल से कपड़े सिलना शामिल है। तो क्या वे सूप बनाने और पीने के लिए पानी कहां से ला सकते हैं? साइबेरिया के अन्य हिस्सों की तरह नेनेक्स स्वच्छ पानी प्राप्त करने के लिए बर्फ पिघलाते हैं। वे एक बर्तन में बड़ी मात्रा में बर्फ उबालते हैं। फिर वे पकाने और पीने के लिए पिघली हुई बर्फ का उपयोग करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बेशक यह तथ्य कि वे प्रकृति में रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक जंगली समाज हैं। नेनेक्स सभ्य तरीके से फल काटते हैं और उन्हें प्लेटों में परोसते हैं। वे अपने मांस के साथ ब्रेड खाते हैं और रूस के अंदर से बिस्कुट भी खरीदते हैं। वे सफाई के लिए साबुन और बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट भी खरीदते हैं। वे पीने के लिए चाय भी खरीदते हैं। उनकी जीवन शैली और एक विकसित जीवन शैली के बीच एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि वे आधुनिक जीवन के नियमों को काफी हद तक अस्वीकार करते हैं और एक खानाबदोश जीवन को पसंद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग बाजार के उत्पाद खरीदने के लिए पैसा कहां से लाते हैं। हर नेनेक्स गांव में ऐसे पुरुष होते हैं जो स्लेज बनाने में बहुत कुशल होते हैं। वे आदेशों के अनुसार रूस के विभिन्न हिस्सों में स्लेज का उत्पादन और बिक्री करते हैं और इस प्रक्रिया में रूसी रूबल कमाते हैं। वे इस पैसे का उपयोग उन जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए शिकार करने और लकड़ी इकट्ठा करने के साथ साथ पुरुष स्लेज बनाते हैं। स्लेज परिवहन का एक आवश्यक साधन है। परिवार जितना बड़ा होता है, वे उतने ही बड़े स्लेज बनाते हैं। बर्फगाड़ियों को पुरुष खींचते हैं। नेनेक्स बच्चों को 6 साल की उम्र से बर्फगाड़ियों का उपयोग करना सिखाया जाता है, इतना कि वे काम करना जानते हुए भी जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते। नेनेक्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, बल्कि वे अपने लिंग के अनुसार अपने परिवार का काम करते हैं। इस मामले में उनकी कोई पसंद नहीं होती। अगर वे अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें जीवित रहने के लिए सीखना ही पड़ता है। लगभग सभी नेनेक्स बच्चे मोटे, गुलाबी गालों वाले और गोरी त्वचा वाले होते हैं। मुझे लगता है कि नेनेक्स के बच्चों की आनुवंशिकी पृथ्वी पर सबसे प्यारी है। अपने आकार से कई गुना बड़े हिरन के चमड़ों में लिपटे वे बहुत मासूम और स्नेही दिखते हैं। उनका सबसे बड़ा आनंद अपने कुत्तों के साथ बर्फ में घूमना है। तो इन खानाबदोश लोगों की क्या आध्यात्मिक मान्यताएं हैं? क्या वे केवल इसी दुनिया में विश्वास करते हैं या उनका कोई धर्म है?
वास्तव में नेनेक्स ईसाई धर्म